एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जो इतनी ताकतवर हो कि सरकारें बना बिगाड़ सके, यहाँ तक कि जंग का पासा पलट दे। आज हम बात करने वाले हैं पैलांटेर की, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली टेक कंपनियों में से एक। 11 सितंबर 2001 उस भयानक हमले के बाद जब जांच हुई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पता है क्या? सरकार के पास वो सारी जानकारी पहले से मौजूद थी जिससे शायद इन हमलों को रोका जा सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जानकारी अलग-अलग सरकारी एजेंसियों की फाइलों में बिखरी पड़ी थी और किसी को पूरी तस्वीर दिख ही नहीं रही थी। तो जानकारी के इन टुकड़ों को आपस में जोड़ ना पाना, ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की ही समस्या नहीं थी। असल में हजारों मील दूर सिलिकॉन वैली में एक और कंपनी ठीक इसी तरह की मुश्किल से जूझ रही थी और इस वजह से उन्हें हर महीने लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। तो एक तरफ थी इंटेलिजेंस एजेंसियां और दूसरी तरफ पेपैल। दोनों के पास डेटा का जैसे समंदर था, लेकिन वो उसमें छिपे हुए पैटर्न को पकड़ नहीं पा रहे थे। मतलब सुराग तो सारे थे, पर कोई भी उन सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी समझ नहीं पा रहा था। अब देखिए, पेपैल के लिए ये कोई छोटी मोटी टेक प्रॉब्लम नहीं थी, ये उनके वजूद का सवाल था। सोचिए, हर महीने $10 मिलियन धोखाधड़ी में जा रहे थे और उनके सबसे बेस्ट ऑटोमेटेड सिस्टम भी इन चोरों के सामने बेबस थे। तो पेपैल ने जो हल निकाला वो सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने इंसानों को एआई से बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों को एक टीम बना दिया। सिस्टम ऐसा था, मशीन लाखों ट्रांजैक्शंस में से कुछ गड़बड़ वालों को फ्लैग करती थी। फिर एक इंसान उस डेटा को देखकर पैटर्न समझता था और फिर मशीन उस इंसान के फैसले से सीखकर अगली बार के लिए और भी स्मार्ट हो जाती थी। डेटा को समझने का ये जो सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया था, यही आगे चलकर पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज की नींव बना। और यही वो कंपनी है जो आज दुनिया की सबसे सीक्रेट और विवादास्पद कंपनियों में गिनी जाती है। तो जब पेपैल के को-फाउंडर पीटर थिल ने कंपनी बेची, उनके दिमाग में एक बत्ती जली। उन्होंने सोचा कि जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को पकड़ सकता है, वो असल दुनिया में आतंकवादियों को पकड़ने के भी तो काम आ सकता है। बस इसी सोच के साथ जन्म हुआ पैलेंटियर का। और कमाल की बात यह है कि CIA ने ही उन्हें शुरुआती फंडिंग दी। इसके बाद पैलेंटियर ने एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया। वो सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे थे, बल्कि अपने इंजीनियर्स को सीधे इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफ्तरों में भेज रहे थे, यहाँ तक कि इराक और अफगानिस्तान जैसे वॉर जोन में भी। मतलब प्रॉब्लम जहाँ थी, इस सोल्यूशन भी वहीं बनाया जा रहा था। और इसके जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक और अफगानिस्तान में पैलेंटियर के सॉफ्टवेयर की मदद से सड़क किनारे लगे बमों को ढूंढने में बहुत मदद मिली। बम बनाने वाले नेटवर्क तोड़े गए और इस वजह से न जाने कितने सैनिकों की जानें बचीं। लेकिन पैलेंटियर का नाम असल में दुनिया के सामने तब आया जब ये अफवाहें उड़ने लगी कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने में भी इसी कंपनी के सॉफ्टवेयर का हाथ था। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई, पर बस इसी एक खबर ने इस गुमनाम सी कंपनी को रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। अच्छा, पैलेंटियर को अगर सही में समझना है तो सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी को देखना काफी नहीं है, हमें उसके बनाने वाले यानी पीटर थिल के दिमाग को भी समझना होगा, जो खुद एक बहुत ही विवादास्पद शख्सियत हैं। पीटर थिल खुद को एक लिबर्टेरियन कहते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो मानता है कि लोगों की आज़ादी सबसे ऊपर होनी चाहिए और सरकार का दखल कम से कम। उन्होंने तो खुले तौर पर आज के लोकतंत्र के आइडिया पर ही सवाल उठाए हैं और उनकी यही सोच उनकी कंपनी के काम करने के तरीके में साफ झलकती है। अगर पीटर थिल के करियर को देखें तो वो हमेशा से ही सिस्टम को चुनौती देते आए हैं। कॉलेज में एक कंजर्वेटिव अखबार शुरू करने से लेकर पेपैल को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद पैसे के विजन के साथ बनाने तक, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले सिलिकॉन वैली के गिने चुने लोगों में से एक होने तक, उन्होंने हमेशा ही पावर के बने बनाए नियमों को तोड़ा है। तो जैसे जैसे पैलेंटियर की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ने लगी, खासकर उन लोगों की जो नागरिक अधिकारों की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक सुरक्षा का टूल था, तो दूसरों के लिए ये एक खतरनाक हथियार था। दिलचस्प बात तो ये है कि कंपनी का नाम पैलेंटियर भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से लिया गया है। ये कहानी में ऐसे जादुई पत्थर थे जो आपको कहीं की भी सच्चाई दिखा सकते थे, लेकिन उनमें देखने वाले को भ्रष्ट करने की ताकत भी थी। और आलोचक यही कहते हैं कि पैलेंटियर की टेक्नोलॉजी में भी ठीक वैसा ही खतरा छिपा है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि पैलेंटियर एक तरह से सरकारी हिंसा का डिजिटल इंजन बन गया है।
आरोप लगते हैं कि अमेरिका में अप्रवासी परिवारों को टारगेट करने से लेकर दूसरे देशों में फौजी ऑपरेशंस में मदद करने और शहरों में पुलिस की निगरानी बढ़ाने तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। उनके मुताबिक ये कमजोर लोगों के खिलाफ एक हथियार है। और बात सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं है। पैलेंटियर का सॉफ्टवेयर आज दुनिया भर में फाइनेंस, हेल्थ केयर और न जाने कितनी ही दूसरी इंडस्ट्रीज के कामकाज का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। एक तरह से कहें तो ये हमारे समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही समा गया है। और यहीं से सबसे बड़ा डर पैदा होता है कि जो टूल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल आम नागरिकों पर नजर रखने के लिए भी बड़ी आसानी से हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ताकत और प्राइवेसी के बीच वो लकीर आखिर खींची कहाँ जाए। और यही हमें इस कंपनी के सबसे बड़े विरोधाभास यानी पैराडॉक्स पर ले आता है। तो पैलेंटियर का विरोधाभास यही है। एक तरफ तो ये सुरक्षा का वादा करता है, छिपे हुए खतरों को ढूंढ निकालने और चीजों को व्यवस्थित करने का, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसे भविष्य का डर भी दिखाता है जहां हर किसी की हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। तो सवाल है कि क्या सुरक्षा के लिए अपनी आज़ादी को दांव पर लगाना सही है? देखिए, पैलेंटियर पर जो बहस है वो सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर ताकत को कैसे देखते हैं। जब टेक्नोलॉजी हमें सब कुछ देख लेने की शक्ति दे देती है, तो सबसे जरूरी सवाल ये बन जाता है कि आखिर देख कौन रहा है।